हे एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर हम करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डाटा को किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। ये सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने वैसे पिछली लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करना था, जो कि हमने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है +2 क्लास के अंदर भी आता है, ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है, मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आता है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री चाहे एमए की है, चाहे एमकॉम की है, चाहे यह स्ट्रीम आपकी एमबीए की है, इसके अंदर आपको कैसे मिलेगा, ऑपरेशन रिसर्च के नाम से एक टॉपिक मिलेगा। टाइप ऑफ रिसर्च हमने अलग से डिस्कस की थी, ठीक है, क्योंकि ये +2 क्लास के अंदर नहीं आता। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक्स जो है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी। देखिए, ये देखिए आपकी ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एमए की बुक है, ये आपकी ये ग्रेजुएशन की बुक है, +2 क्लास के नीचे जा चुकी है। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एमकॉम स्टूडेंट्स वालों की है, तो समझ पा रहे होंगे ये सभी क्लासेस के अंदर आता है। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमें प्रीवियस क्लास के अंदर करना था। कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी हो गई थी, जिसके कारण हम नहीं कर पाए। तो स्टार्ट करें आज के टॉपिक को। हम आज का टॉपिक क्या है, हाउ टू कलेक्ट द डाटा। तो हम डाटा कलेक्शन के पॉइंट पे पहुंचे हुए थे, डाटा कलेक्शन के पॉइंट पे पहुंचे हुए थे। एक सेकेंड, राइटिंग इतनी सुंदर पता नहीं कैसे आ रही है। चलो कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है, मैं साथ साथ बोले भी जा रही हूँ। ठीक है, डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। ठीक है जी, डाटा कलेक्शन क्या होता है? जब आपको क्या चाहिए, जब आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम का क्या ढूंढने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, तो आपको डाटा की ज़रूरत होती है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो डाटा होना चाहिए। उसे हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, वो डाटा भी कह सकते हैं। तो ये डाटा आपको दो तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज दैट इज अ प्राइमरी डाटा, सेकेंड इज दैट सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी डाटा क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। देखो, प्राइमरी डाटा क्या है कि जब भी आप डाटा को सेल्फ कलेक्ट करते हो, दैट मीन्स मुझे डाटा कलेक्ट करना था कि किसी कंपनी, मान लीजिए XYZ ये कंपनी है, इस कंपनी के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि इसकी साल दर साल कैसे सेल इंक्रीज हो रही है। सेल इंक्रीज के पॉइंट को मैंने चेकआउट करना था। ठीक है, अगर मैं इस सेल इंक्रीज के फैक्टर को देखने के लिए खुद जाऊं कि क्या कारण है किसकी सेल लगातार इंक्रीज हो रही है, इन फैक्टर्स को मैं खुद ढूंढने के लिए जाऊं, इस डाटा को मैं खुद कलेक्ट करने के लिए मैं खुद जा रही हूं। तो कहने का मतलब कि जब सेल्फ डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा कहेंगे। और अब नॉर्मल सी बात है, इस डाटा को हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है हम उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो हम क्या इसको ये कह सकते हैं कि हमारा कौन सा डाटा है, फर्स्ट हैंड डाटा है, फर्स्ट हैंड डाटा है, राइट। फर्स्ट हैंड डाटा समझ पा रहे हैं। अब अगर आप किसी और का डाटा यूज़ करते हो इस पर्टिकुलर फैक्टर की, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, मान लीजिए आपने रिपोर्ट यूज़ करी, ठीक है, आपने या फिर न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है, या फिर आपने कोई भी, मान लीजिए कोई भी ऐसा अदर इंफॉर्मेशन, या फिर आपने इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल देवता जिसे हम कहते हैं ना, अदर थिंग्स, किसी अदर फैक्टर का यूज़ किया इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब आपने खुद मेहनत नहीं की, आपने किसी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को ही क्या कर लिया, यूज़ में लेके आ चुके हो आप, है ना। तो ये ऐसे डाटा को क्या कहेंगे, हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। समझ पा रहे हैं, सेकेंडरी डाटा को हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमने खुद कलेक्ट नहीं किया तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये सेकेंड हैंड डाटा होता है। देखो, मैं लॉजिक के साथ समझा रही हूँ, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं इसका डिफरेंस करके बताऊं कि नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट पर फर्स्ट हमारा ये हो गया सेल्फ कलेक्शन है, ये किसी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, यहाँ पर इसको सेकंड हैंड डाटा कहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो प्राइमरी डाटा के अंदर होते हैं, इसके अंदर नॉर्मल सी बात है, देखो ये जो रिसर्चर है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए गया है, उस स्पेसिफिक पर्पज़ उसको पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, इसको हम ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं,
मतलब क्या एम था, उस एम पर्टिकुलर एम के रिगार्डिंग ही वो क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा। यस या नो? ऐसे तो नहीं है कि जो भी डाटा मिल रहा है उसी को कलेक्ट किया जा रहा है, नो। तो वो क्या करेगा कि पर्टिकुलर उसको पर्पस नज़र आया, उसको उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है। तो अब उसके पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से ही डाटा कलेक्ट करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो डाटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, रो फॉर्म में होगा, है ना। रो एंड प्योर भी कह सकते हैं हम। प्योर क्यों? क्योंकि उसने खुद कलेक्ट जाकर किया है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग ही क्या होगा, ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा। स्पेसिफिक पर्पस होगा, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। अब हमें सेल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो मैं केवल सेल की ही डाटा को कलेक्ट करूँगी। परंतु सेकेंडरी डाटा के अंदर क्या हो सकता है, सेकेंडरी डाटा के अंदर रो डाटा नहीं होगा, ये रीडिफाइंड डाटा होगा। रीडिफाइंड डाटा का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा ये डाटा, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी किसी अदर पर्सन ने पहले ही यूज़ किया हुआ है, पहले ही कलेक्ट किया हुआ है, तो उसने ऑर्गेनाइज तो किया होगा, राइट। ऑर्गेनाइज का मतलब समझते हैं, उसको अरेंज किया होगा, सिस्टमैटिक वे से अरेंज किया होगा। तो ये डाटा कभी भी रो नहीं होता, सेकेंडरी डाटा, ये रीडिफाइंड डाटा होता है, मतलब कि प्रॉपरली डिफाइन होता है। अगर आप पढ़ोगे उसको तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा डिफरेंस आपका ये होगा कि ये रीडिफाइन होता है, यहाँ पर ये रो में होता है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने इसको कलेक्ट किया है। मान लीजिए इसके पास जो ये रिपोर्ट थी, इस कंपनी XYZ कंपनी की ही थी, परंतु क्या थी, सेल के साथ साथ इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, इसके प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन भी थी, ठीक है। मार्केट में कितने साल से आया हुआ था, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन थी। परंतु आपको क्या चाहिए थी, सेल का। आपने इसमें से क्या किया, इस पूरे डाटा में से क्या किया, एडजस्टमेंट की, मतलब कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने उसमें क्या किया, चेंज किया कि मुझे तो केवल सेल का ही चाहिए, तो मैंने सेल का उठा लिया, ठीक है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं बात करूं सेकेंडरी डाटा और आपके प्राइमरी डाटा के अंदर, कि जो प्राइमरी डाटा होता है, जो एक ये पर्सन है, रिसर्चर है, ये फील्ड में गया। मैं स्टोरी क्यों बता रही, क्योंकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। ये फील्ड में गया बच्चे, फील्ड में जाने के बाद इसने क्या किया, डाटा कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट क्यों किया, यूज़ करने के लिए। जो प्रॉब्लम थी, जो भी जिस टॉपिक के ऊपर भी ये सॉल्यूशन निकालना चाह रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने डाटा को कलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो कलेक्टर होगा और जो यूज़र होगा, वो दोनों पर्सन क्या हो सकते हैं, सेम होंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को, समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। बट सेकेंडरी डाटा के अंदर जो कलेक्टर होगा, मीन्स की जो जिसने डाटा को कलेक्ट किया, और जो यूज़ करने वाला है, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर डाटा किसने कलेक्ट किया था। मान लीजिए ये है मिस्टर ए, अनु है ये, मिस्टर अनु है ये, ठीक है। बट यूज़ कौन कर रहा है, मिस्टर अंकुश। मिस्टर अनु ने रिपोर्ट तैयार की थी सेल की, प्रॉफिट की और अदर एक्सपेंसेस की भी इन्होंने तैयार कर दी थी, ठीक है। परंतु मिस्टर अंकुश को क्या चाहिए था, केवल और केवल सेल की चाहिए थी। तो यहाँ पे कलेक्ट करने वाला मिस्टर अनु है और यूज़ करने वाला मिस्टर अंकुश है। तो यहाँ पे दोनों जो कलेक्टर होते हैं, जो यूज़र होते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्या पांचवा डिफरेंस आपको समझ में आया? जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर इस डाटा का सोर्स कौन सा हो सकता है। प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जा रहे हैं, राइट। पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप गए हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ऑब्जर्वेशन आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, या फिर आपने इंटरव्यू लिया होगा, ठीक है, या फिर आपने सर्वे किया होगा। इन तीनों मेथड से आपने क्या किया है, अपने डाटा को कलेक्ट किया है, राइट। बट इसके अंदर सेकेंडरी डाटा के अंदर आप जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे, या तो आप कोई रिपोर्ट यूज़ करेंगे, या कोई आप जर्नल यूज़ करेंगे, ठीक है, या कोई आप न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे। सेकेंडरी डाटा के 5 और अदर सोर्सेज है, जिसको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट का डाटा आएगा, इंटरनेशनली डाटा आएगा,
इंटरनेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूशंस का डाटा होता है, प्राइवेट डाटा को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सेमी है, एक हो रहा है जिसका नाम अभी मेरे फिलहाल माइंड के अंदर नहीं आ रहा, तो अभी जब आगे आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सोर्सेज अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा भी हो सकता है, पब्लिश्ड डाटा भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड डाटा भी हो सकता है। समझते हैं, पब्लिश डाटा मतलब कि वो डाटा जो गवर्नमेंट ने हुआ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ने हुआ, या फिर प्राइवेट सेक्टर ने हुआ, या फिर सेमी ऑर्गेनाइजेशन ने हुआ, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा को पब्लिकली शो किया हुआ है, उसको आप कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है। अनपब्लिश का मतलब क्या होता है, जो ऐसा डाटा जो कि पब्लिश नहीं किया हुआ, मतलब लोगों को दिख नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कौन सा था, अच्छा 6 है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है। तो क्या आपको ये इतना समझ में आया कि प्राइमरी डाटा होता क्या है? प्राइमरी डाटा आपका वो डाटा होता है जो आप सेल्फली कलेक्ट करते हैं। ये जो पिक्चर मैंने अभी बनाई है, आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आगे जो मैं अब नोट्स में से जो पढ़ाने वाली हूँ वही एज इट इज़ यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, परंतु थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ये जो नॉमिनल स्केल थे, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशो स्केल है, ये सभी मैंने ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। पीछे वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी जिसके कारण मैं इस वीडियो को पूरा नहीं कर पाई थी, मैंने वहाँ पे भी समझाया था प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं, देखिए, चलो हम थोड़ा सा इसको इरेजर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो अभी आपको समझाया है एज इट इज़ ही आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये डिफरेंस। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है टाइप ऑफ द डाटा कलेक्शन। डाटा को कलेक्ट करने के 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी डाटा होता है आपका, दूसरा क्या है, सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर अपने खुद स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस डाटा को कलेक्ट करता है, दैट्स नोन एज अ प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी पर्सन के द्वारा ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है, कलेक्टेड बाय द समवन एल्स फॉर द सम अदर पर्पस, क्योंकि उस पर्सन का, जो मिस्टर अन्नू का पर्पस कुछ और था, है ना, पर अंकुश का पर्पस कुछ और था। इन दोनों के पर्पस बिल्कुल अलग अलग थे। इसने अपने पर्पस के लिए किया, फिर इसने इसके पर्पस में से उस डाटा को क्या किया, कलेक्ट किया, एडजस्ट किया, उसमें थोड़ा बहुत अल्टरेशन की अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसके अंदर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? मेथड हो सकते हैं इसके अंदर सर्वे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। ये भी हम आगे प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट, जर्नल, पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड, आप किसी भी फैक्टर को आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपका इंटरनेट भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा सोर्स जिसके ऊपर आपको कम मेहनत लगानी पड़े, ठीक है, क्योंकि जिसको फील्ड में आपको जाने की जरूरत ना पड़े, विदाउट फील्ड में जाए आपको क्या है, डाटा मिल रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है सेकेंडरी डाटा के ऊपर, ठीक है। प्राइमरी डाटा के अंदर क्या होता है कि आपको क्या है, फ्रेश इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। फर्स्ट हैंड डाटा होता है और आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही उसको यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको कलेक्ट करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपका पर्पस भी क्या होगा वहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। इधर साइड क्या कह रही है कि जो फर्स्ट हैंड डाटा तो नहीं है, सेकेंडरी डाटा, सेकेंड हैंड डाटा है, तो इसको आप क्या करोगे, कहीं से आपने इसको पिक किया है, कहीं से आपने आपको इसको उठाया है, तो नॉर्मल सी बात है आपको कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है या फिर आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर जब आप वीडियोस देखते हैं आप नॉर्मल देख पाते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाते हैं। अगर आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से इन्फॉर्मेशन लेनी तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, राइट। अगर आप अमेजोन प्रीमियम पर अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, ठीक है ना, एपिसोड देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको उसके ऊपर कॉस्ट भी देनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म कैसा है, पैटर्न लेवल कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा पहले नीचे आ जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो प्राइमरी डाटा होता है हमेशा रियल टाइम के अंदर कलेक्ट किया जाता है। अब मुझे प्राइमरी डाटा क्यों रियल डाटा में टाइम में होता है, कारण बताएं क्यों है, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत होती है ना तभी रिसर्चर क्या करता है, उस फील्ड के अंदर जाता है जिस फील्ड के अंदर उसे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी,
ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि XYZ कंपनी का मुझे सेल देखनी है, तो सेल को, स्पेसिफिक सेल को देखने के लिए मैं उस वहाँ पर गई। जब मुझे रिसर्च का टॉपिक मिला, मुझे इस प्रॉब्लम मिली कि क्यों नहीं सेल इंक्रीज हो रही है, तब मैं उस फील्ड के अंदर गई। तो रियल टाइम का आ गया। परंतु जो सेकेंडरी डाटा होता है वो पास्ट टाइम का होता है, क्योंकि जो भी रिसर्चर ने, मान लीजिए जो मिस्टर अनु थे, मिस्टर अनु ने मान लीजिए 2000, पेन को चेंज करते हैं, मान लीजिए मिस्टर अनु ने 2021 में अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, ठीक है। बट अंकुश को कब इसकी जरूरत पड़ी? 2023 में जरूरत पड़ी है इसकी। तो ये किसको बेस लेके चल रहा है? वन्नू के डाटा को लेकर चल रहा है, इसमें से केवल सेल को उठा रहा है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, पास्ट डाटा को इन्होंने यूज किया है। तो जो सेकेंडरी डाटा होता है क्या होता है, ये पास्ट टाइम का डाटा होता है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी आपको आ गया होगा समझ में। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि प्योर एंड रॉ, ये तो आपको अभी मैंने आपको बताया डिफरेंस में, जब स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया इसके प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। परंतु ये क्या होता है, डिफाइंड होता है, रीडिफाइंड होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। यस ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि आप पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में जा रहे हैं जहां पर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मान लीजिए सेल XYZ कंपनी मान लीजिए मुंबई के अंदर है, ठीक है, मुंबई के अंदर है। तो क्या करोगे आप, मुंबई के अंदर जाओगे और आप रहते पंजाब के अंदर हैं, तो क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी होगा, बाकी वहां पर जाने के बाद जो भी टाइम कंज्यूम होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। परंतु सेकेंडरी डाटा क्या होता है, आपका इकोनॉमिकली होता है, आप इसके अंदर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है, साइट पे मिल भी सकता है, रिपोर्ट आपको ऑलरेडी क्या है कि कहीं से आप मंगवा भी सकते हैं, आपको नहीं जाना पड़ता, कहने का मतलब, ठीक है। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है सेकेंड प्राइमरी डाटा, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड डाटा होता है। फर्स्ट हैंड डाटा होने के कारण दैट मीन्स आप सेल्फ कलेक्ट करते हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया आपने वही लिखा है। तो इसके ऊपर जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का लेवल बहुत ज़्यादा ही होता है एज कंपेरेटिवली इस सेकेंडरी डाटा की, ठीक है। ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है, ये सेकंड हैंड डाटा होता है, ठीक है जी। सेकंड जो सेम पर्सन के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है प्राइमरी डाटा को, ठीक है। परंतु जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हमेशा डिफरेंट पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो भी डिफरेंट ईयर के अंदर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये डिफरेंट ईयर भी हो सकता है, सेम ईयर भी हो सकता है, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप डिफरेंट पर्सन इसको यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि ये हमेशा जो प्राइमरी डाटा होता है रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट मैच करेगा, क्योंकि उसने उसी पर्पज़ के लिए तो उस डाटा को कलेक्ट करना शुरू किया था। परंतु सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उसका डायरेक्ट पर्पज़ से मैच नहीं करता, उसको उसके अंदर क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आई होप आपको ये डिफरेंस जो मैंने बताया आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, सेकेंडरी डाटा को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल सोर्सेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इंटरनल सोर्सेज समझते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट आप जैसे कि हमारे टाइम में क्या होता था, जब यूनिवर्सिटी के अंदर हमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए दी जाती थी, तो हमारी सीनियर्स की रिपोर्ट्स क्या होती थी, लाइब्रेरी के अंदर रखी होती थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अपने सीनियर्स की रिपोर्ट से थोड़ा वही मोस्ट ऑफ जो भी टॉपिक हमारा सेम होता था उनकी कुछ मानना कुछ था, तो हमने क्या किया था, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने वहाँ से उठा लिए थे। तो हमने क्या किया, विद इन हम जिस कैंपस के अंदर रहते थे उसी कैंपस के अंदर से हमने क्या किया, लाइब्रेरी से उस हमारे सीनियर्स की नोटबुक उठाई और वहाँ से हमने क्या किया, डाटा को राइट डाउन कर लिया। तो इंटरनल सोर्सेज क्या होता है, डाटा अवेलेबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, डाटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल है, तो अच्छी बात है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज। एक्सटर्नल तो समझते हैं जो आपके आउटसाइड द सोर्सेज हो, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि हमने मैगजीन का भी यूज़ किया था, जर्नल्स का भी यूज़ किया था, बुक्स का भी यूज़ किया था, आउटसाइडर जो भी इंटरनेट का भी यूज़ किया था, बहुत सारे सेक्टर का हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या है, वही मेन बात है, वही पॉइंट लिखे हुए जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरीके से आप सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हो, बट मुझे जितना लगता है प्राइमरी डाटा क्या होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि इसके अंदर गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। परंतु सेकेंडरी डाटा के अंदर ना हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, ये आपकी बुक के अंदर है, मैं आपको बुक से ही पढ़ाने की कोशिश करी थी, पर मुझे लगा थोड़ा सा अलग हटके होना चाहिए।
क्या है, सेकेंडरी डाटा के अंदर कुछ जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को, मतलब कि प्रिकॉशंस का मतलब होता है किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करें। जब हमने अपनी लाइब्रेरी से ही वो टॉपिक उठाया था ना, लाइब्रेरी जो सीनियर स्टूडेंट्स की जो नोटबुक से हमने नोट आउट किया था, तब हमने क्या किया था, वो ध्यान रखा था कि जो हमारा टॉपिक है और जो उनका टॉपिक था, क्या ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल एज इट इज़ मैच हो रही हैं। क्योंकि बिना मैचे, अगर ये आपका टॉपिक कुछ अलग है, इनका टॉपिक, नॉर्मल सी बात है, जब हमने किया था तो इनके टॉपिक में क्या था, 2021 का डाटा लिखा हुआ था, 2021 से लेकर 2023 का डाटा लिखा हुआ था। अब हमने जब लिखा है तो 2023, 2022 से 23 का डाटा लिखा होगा, है ना। तो क्या था, जब इसके अंदर थोड़ा सा नैरो टर्म थी, ये नैरो डाटा था, हमें थोड़ा सा वाइड कंट्रास्ट में मिला था, हमें टॉपिक वाइडर टर्म थी हमारी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ये एग्जाम्पल, अगर मुझे स्टडी करनी है पूरी इंडिया के ऊपर, स्टडी ऑन द इंडिया, प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मुझे पूरी इंडिया की प्रोडक्शन के ऊपर मुझे स्टडी करनी है। अब मान लीजिए पूरी इंडिया ये है, ठीक है, पर मुझे डाटा कौन सा मिल रहा है, हरियाणा का, या फिर हम कह सकते हैं पंजाब का, ठीक है, पंजाब का। तो मुझे पूरी इंडिया में से इतने से छोटे से पार्ट का मुझे हिस्सा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये जो डाटा है वो इनएडुकेट है, मतलब पर्याप्त नहीं है, एडुकेसी नहीं है प्रॉपर उसमें डाटा के अंदर। तो जो डाटा होना चाहिए वो आपका मैचिंग भी होना चाहिए, टॉपिक से मैच भी करना चाहिए, और साथ ही साथ एडुकेसी भी होनी चाहिए। एडुकेसी का मतलब कि आपकी जो डाटा है, जो आपको मिल रहा डाटा है, वो दोनों पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जो दोनों की मात्रा है वो मिलनी चाहिए। अब देखो इंडिया के अंदर इतने स्टेट्स और केवल आपको एक स्टेट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी जो डाटा है वो आपका अपर्याप्त है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में के लिए इनकेपेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट सीधा हमने ये समझाया आपको, एडुकेसी ऑफ द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का एडुकेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल आ सकता है, मान लीजिए आप, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के परसेंटेज को जानने के लिए, मतलब कि कितने बच्चों के परसेंटेज आपके 80% से अबोव आए हैं, मुझे ये डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला। परंतु जो सीनियर्स के रिकॉर्ड में क्या था कि टोटल ओनली एंड ओनली 0 से लेकर 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स की 80% का डाटा आपके पास अवेलेबल था, और वो भी 2022 तक का ही डाटा था। तो क्या ये मेरे लिए डाटा पर्याप्त है, क्योंकि मैंने 2023 के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, समझ पा रहे हैं। तो मुझे, और वो भी पूरे स्कूल की देनी है, तो नॉर्मल सी बात है, ना ही 10th क्लास है मेरे पास, ना ही +1 क्लास है, ना ही +2 क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 3 क्लासेज मिसिंग है, और दूसरा 1 साल का डाटा नहीं है, वो भी प्रीवियस ईयर के साथ साथ, 0 से लेकर 9 तक का। तो समझ पा रहे हैं, तो आपका जो डाटा क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अपर्याप्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो भी डाटा आप यूज करने जा रहे हैं, ये देखो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, या फिर मेरे को पता चला आपको दिखाई नहीं दे रहा था, चलो कोई बात नहीं, ये देखो आप दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी डाटा। रिलायबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है कि जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल दैट मीन्स आपका वो डाटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट मीन्स की बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए फाल्सिफिकेशन नहीं की होनी चाहिए, मतलब कि गलत सलत नहीं दिखाया होना चाहिए। अगर आपका गलत सलत डाटा होगा तो कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुटेबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी डाटा। सुटेबिलिटी होनी चाहिए सेकेंडरी डाटा के अंदर, मीन्स की पर्याप्त, वही बात आ जा रही है घूम के कि सुटेबल कैसे होना चाहिए। मान लीजिए जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये यहाँ पर भी सुटेबल हो सकता है कि आपको चाहिए था पूरे स्कूल के बच्चों का डाटा, और वो भी उन बच्चों का डाटा जिनके 80% से अबोव आए हैं, राइट। तो क्या किया, आपके पास जो अवेलेबल डाटा था वो क्या था, केवल 80% से अबोव तो था, ठीक है, परंतु 9th क्लास के रिगार्डिंग था, 9th क्लास तक का रिजल्ट था, ठीक है। तो आपको बाकी का नहीं था, तो सुटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये पॉइंट मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं जो आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट रिलायबिलिटी, सेकंड पॉइंट इज दैट एडुकेसी मीन्स द प्रॉपर अकॉर्डिंग टू देयर इज रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास डाटा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि सुटेबिलिटी होनी चाहिए।
फोर्थ पॉइंट क्या कह रही है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रही है कि अनबायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि डाटा के जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस मीन्स कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, अनबायसनेस डाटा होना चाहिए। ठीक है, शब्दों को समझिए। सिक्स पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एनालिसिस डन केयरफुली, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हम टूल्स मेथड्स का यूज कर कर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, वो बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए। ठीक है, सेवन पॉइंट कहते हैं मेथड ऑफ द कलेक्शन इज गुड, जो भी मेथड हम कलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। मेथड अब आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं, वो मेथड हमें अच्छे से सेलेक्ट करने हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रिकॉशंस आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज की ओर। सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए, सेकेंडरी डाटा आप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, आउटसाइड द सोर्सेज भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, राइट। इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ साथ ये क्या हो सकते हैं, पब्लिश्ड भी हो सकते हैं और ये अनपब्लिश्ड भी हो सकती हैं। पब्लिश्ड के अंदर आपके 5 पॉइंट्स आएंगे जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, करंट की जो इन्फॉर्मेशन है उन करंट इन्फॉर्मेशन को वो पब्लिश करेगी। ठीक है, जो भी फिनोमिना हैपन हुआ है, जो भी घटना घटित हुई है, उसके बेस के ऊपर वो सभी स्टैटिस्टिकल डाटा वो आपको शो करेगी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वो कभी भी इशू कर सकती है, क्वार्टरली भी कर सकती है, एनुअली भी कर सकती है, ठीक है, मंथली भी कर सकती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। पता है क्या कह रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के ऊपर कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, कितने बच्चों ने कितना एनरोल किया है, उनकी बात की जा रही है। ये सभी रिपोर्ट दी हुई है एग्रीकल्चर रिसर्च के रिगार्डिंग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ये रिपोर्ट्स होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू की जाती है। अगर आपका टॉपिक इनसे मैच करता है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल पब्लिकेशन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है जी। इंटरनल पब्लिकेशन क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन होती है जो इंटरनेशनली रिपोर्ट प्रोवाइड करें। जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक होते हैं जो सभी देशों को फिनेंस की सिचुएशन प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ट्रेड को संभाल कर रखती है। पता होगा आपको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड के रिगार्डिंग सभी, जैसे जिसके अंदर एक्सपोर्ट भी होते हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है सभी के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वे सभी आपके इंटरनेशनल पब्लिकेशन के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनल क्यों है, ये सभी देशों के साथ अपने संसार में सब देश आते हैं, USA, UAE, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, सब आते हैं। तो उन सभी के साथ उनका ट्रेड कैसा चल रहा है उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी क्या देता है, WTO देता है। IMF आपको फिनेंस प्रोवाइड करता है। मतलब कि जितनी भी इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको इन रिपोर्ट्स की हेल्प से मिल सकती है। ADR हो गया, ठीक है, ये सभी पब्लिकली आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं और इनका डाटा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत प्राइवेट भी होता है, जिसे हम लिमिटेड कहा जाता है। इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, कॉरपोरेशन सेक्टर होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, पंचायत होती है। इन सभी के रिगार्डिंग भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन बाहर आती है, वो भी एक एज इट रिपोर्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, कमेटी एंड द कमीशन। कमेटी एंड कमीशन के द्वारा भी, जैसे कि 5 ईयर प्लान की कमेटी बनाई जाती है, 5th पे कमीशन है और 10th फाइनेंशियल कमीशन है। इनके रिगार्डिंग भी आपको एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी और इन रिपोर्ट की हेल्प से भी आप अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का तो पता ही है, इतनी सारी ऐसे फैक्टर में फैली हुई है, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, इन सभी सेक्टर्स के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन जर्नल ऑफ द कॉमर्स, जर्नल ऑफ द इंडस्ट्री, जर्नल ऑफ द ट्रेड, बिजनेस टुडे, इन सभी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो,
अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस रिपोर्ट प्रिपेयर बाय द रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा आल्सो प्रोवाइड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं यूनिवर्सिटी है, ये भी प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट इन सेकेंडरी सोर्सेज की हेल्प से, और ये भी अपनी रिपोर्ट को भी इशू कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है जैसे कि डी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है उनको भी पब्लिश किया जाता है कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्या हो सके, हेल्प प्रोवाइड हो सके। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अनपब्लिश तो समझते हैं जो पब्लिश नहीं होती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स की रिगार्डिंग अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के अंदर क्या है कि आप ऑनलाइन डाटा रिसीव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेल आईडी दी हुई है। ऑनलाइन जर्नल्स कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रोम अपने ब्राउज़र पे ओपन करके आप कैसे इनको HTTP या ऐसे यूज़ कर सकते हैं, businessstandard.com, businessworldindia.com, ये आपको साइट दी हुई है। ठीक है। इन साइट से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। वेल एंड गुड। देन आगे बढ़ते हैं प्राइमरी डाटा की ओर। प्राइमरी डाटा क्या होता है, कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है। अब देखो, मैंने अभी इसके सेकेंडरी डाटा के मेरिट्स की बजाय हमने ये किया है, ये पेज किया है, याद रहेगा ये पेज। ठीक है। इसी पेज की बेस के ऊपर आपको मेरिट्स दी हुई है, मेरिट्स दी हुई है। आप उसको खुद पढ़ना है। आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। पर नोट्स क्या है, पर लेसन के हिसाब से आपको 9 रुपये दिए जाए, और 9 रुपये के हिसाब से ₹9 पर लेसन आपको इन नोट्स के रिगार्डिंग आपको पेड करना पड़ेगा। ये जो नोट्स है पेडिड कोर्स नोट्स है। ठीक है। 9 रुपये बहुत हमने छोटी अमाउंट रखी है, क्योंकि ये अभी हमें अपनी टीम को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा होता क्या है, अभी हमने पढ़ा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, खुद इसको कलेक्ट किया जाता है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये क्या मिलेगा आपको, एक्यूरेट, प्योर मिलेगा। इसके अंदर रिस्क बहुत कम है होता है। रिस्क बोले जाए तो इसके अंदर फ्रॉडुलेंट नहीं होता, अनबायसनेस नहीं होता। ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्या रहा है कि इट इज़ कलेक्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप इसको कलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है। नेक्स्ट कहते हैं कि मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट मनी स्पेंड होता है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स आ जाता है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा कॉस्ट आपकी इसके अंदर आती है, और ज़्यादा इसके अंदर मनी स्पेंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि मोर एक्यूरेट होता है, ज़्यादा इसके ऊपर रिलायबल कर सकते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं, ज़्यादा सूटेबल होता है ये। ठीक है। अनबायसनेस होती है। इन पॉइंट्स को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, और जो मैंने अभी ऊपर बताया सिंपल भी हो सकते हैं। तो मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो ये जो सेकेंडरी डाटा का जितना भी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा की लिमिटेशन और सेकेंडरी डाटा की एडवांटेज, क्या ये प्राइमरी डाटा की वो बन जाएगी, प्राइमरी डाटा के ये एडवांटेज बन जाएंगे, और ये प्राइमरी डाटा के क्या बन जाएंगे, लिमिटेशन बन जाएगी। तो आप इसको अपोजिट याद कर सकते हैं, तो आप इसका डिफरेंस भी बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मैं किस की तरफ इशारा कर रही हूँ, कि कहने का मतलब आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी मेरिट एंड डीमेरिट्स आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके मेथड्स पर। मेथड्स क्या क्या है, ये मैंने पहले भी बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो इसलिए थोड़ा सा एक सेकेंड, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको वैसे समझा देती हूँ। देखो, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट मेथड, कि प्राइमरी डाटा यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन समझते हैं किसी चीज़ को देखना, आंखें लगा कर देखना। ठीक है। कोई गलती ना होना, उसको इस तरीके से देखा जा रहा है। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल लें, जैसे कि सीबीआई जो ऑफिसर होते हैं, अगर किसी केस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किसी भी केस के ऊपर अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी पर्सन को वो ऑब्जर्व करें, तो कहने का मतलब, ऑब्जर्व करने का मतलब कि उसकी हर चीज़ को क्या करना, नोट आउट करना।
कि क्या कर रहा है, कब कर रहा है, किसके साथ मिल रहा है, कब मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप खुद उस फील्ड में जाएंगे जिस फील्ड में वो रहता है, ठीक है, जिस साइट पर वो रहता है, ठीक है, उस वहाँ पर जाएगा सीबीआई ऑफिसर, और वहाँ पर जाने के बाद हर एक चीज़ को छोटी छोटी को नोट करेगा। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, उस फिनोमिना को, उस घटना को जहाँ पर वो घटित हो रही है वहाँ के हर एक मूवमेंट को कैप्चर करना, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, जो आपका जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्यूरेट वॉचिंग होता है। एक्यूरेट वॉचिंग का मतलब कि जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, वॉचिंग कर रहे हो, नोटिंग कर रहे हो ऑफ अ फिनोमिना एज दे आर ओकर इन अ नेचर। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है उसको क्या कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो। फिनोमिना का मतलब होता है घटना जो वहाँ पर घटित हो रही है, ठीक है, विद रिगार्ड टू काज एंड इफेक्ट्स एंड देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो भी आपने नोट किया, वो जो वहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा था उसके बीच में म्यूचुअल जो रिलेशन है उसको भी आपने क्या किया, नोट आउट किया है। समझ पा रहे हैं? तो हर एक चीज़ को क्या किया आपने, नोट किया। देन उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो रिसर्चर क्या होता है कि डायरेक्टली भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो या तो फील्ड में या तो उस पर्टिकुलर ओकेजन के अंदर आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ पार्टिसिपेशन किया, या फिर आप ओकेजन के बाहर से आप उस पर्सन को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आउटसाइड द पार्टी। अगर आप इनसाइड द पार्टी की बात की जा रही है तो वहां पर कौन सी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। और जो अगर आप ऑब्जर्वेशन बाहर से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि इनसाइड द मीन्स दैट टेक अ पार्ट इन द ओकेजन टू कलेक्ट द डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उस ओकेजन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए वो किसी ग्राउंड में चला गया, ठीक है, ग्राउंड में भी फिर आपने क्या कर लिया, उसके अंदर उस ग्राउंड के अंदर आपने खुद एंटर किया, देन डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, एंट्री स्टार्ट की, देन आपने भी डाटा कलेक्ट किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर से भी डाटा कलेक्ट करें। तो यहाँ पर देखिए इसकी डीमेरिट की ओर बढ़ते हैं। डीमेरिट्स क्या, मेरिट और डीमेरिट्स क्या हो सकती है। मेरिट तो क्या है कि सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर आप डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सकती हैं किसी भी पर्सन के ऊपर, ठीक है। आप उसके बारे में आपसे उसको क्वेश्चन पूछे बिना भी आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो कहीं ना कहीं उसको शक हो जाएगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं नोट कर रहा है, ठीक है। आप उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी रिसर्चर की, किसी भी रिस्पोंडेंट के आप डीपर इंसाइट ज्ञान ले सकते हैं, डीपर ज्ञान ले सकते हैं इनटू अ प्रॉब्लम, एंड जनरली द डाटा इज एक्यूरेट और क्विकर टू प्रोसेस। आप जल्दी से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या रहने वाली है, लिमिटेशंस बहुत अच्छी दी हुई है। नॉर्मल सी बात है, आप कभी भी ऐसे फैक्टर भी होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको हिंट मिल रहा है बट आप रेडी नहीं है उस हिंट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप रेडी हैं तो आपको हिंट नहीं मिल रहा, अपोजिट भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं। तो रिसर्चर का खुद रेडी होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट व्हेन द इवेंट विल बी अकर, सो व्हेन एन इवेंट अकर देयर मे बी नॉट बी अ रेडी ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व द इवेंट। ये यही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, ना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जिस टाइम ऑब्जर्वर रेडी हो उसी टाइम वो इवेंट हैपन हो, जिस टाइम उसको जो टॉपिक के ऊपर उसको रिसर्च करनी हो, जिस टॉपिक के ऊपर उसको ऑब्जर्व करना हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब वो हमें हिंट मिल रहा है तो वहाँ पर रिसर्चर रेडी हो उसको समझने के लिए, ठीक है। ये भी हो सकता है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि चांस ऑफ द बायस्डनेस ड्यू टू देयर इज अल्टर ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के अल्टर होने का कारण समझ नहीं आया क्या कह रहा है। कहने का मतलब अगर रिस्पोंडेंट को, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लीजिए आप ये हैं मिस्टर एक्स, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मिस्टर वाई ले लीजिए, और मिस्टर वाई को पता चल गया कि ये जो पर्सन है ना मिस्टर एक्स, ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, ये मेरे से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। या तो वो भागना शुरू कर जाएगा, या फिर ऐसे जैसे ये मोस्ट ऑफ ना
कंपनी में मुझे देखने को मिला है, कंपनी में जब भी एम्प्लॉयर आता है ना, एम्प्लॉयर जब भी आता है ना अपने एम्प्लॉय को देखने के लिए क्या है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तभी एम्प्लॉय फटाफट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अगर उनको ये पता लग गया है कि मुझे कैमरे से देखा जा रहा है तो वो अच्छा काम करेंगे। अगर ये पता लगा कि हर सैटरडे को आता है हमारा एम्प्लॉयर जो उसका ऑनर है, तो उसी सैटरडे को इतना अच्छा काम परफॉर्म करेंगे, इतनी सफाई रखेंगे, मतलब बहुत हाई लेवल के। समझ पा रहे हैं? तो अगर ऑब्जर्वर आपका अवेयर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये रिसर्चर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि पर्सनल बायसनेस भी हो सकती है, ठीक है, और इसको आप स्मॉल एरिया के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे, लार्ज एरिया के अंदर इसको यूज़ नहीं कर पा सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 2, ये भी मेथड है आपका इंटरव्यू का, प्राइमरी डाटा का, किस तरीके से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। ये मैं इतना डीपली क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इंटरव्यू मेथड समझते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, मैं इंटरव्यूअर हूँ, जो क्वेश्चन पूछेगा और आप मुझे आंसर दोगे, ठीक है। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम के अंदर पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू का मतलब पता है क्या होता है कि एक तो कैंडिडेट होता है, उससे पूछने वाले 5-6 व्यक्ति होते हैं जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, तो उसे पैनल इंटरव्यू कहा जाता है। कि एक कैंडिडेट होगा और पूछने वाले एक्सपर्ट जो होंगे वो आपके कम से कम 4 से 5 या फिर 5 से 6 पर्सन होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो इसी तरह से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि ये जो कैंडिडेट है ना, जो आपको नज़र आ रहा है, मान लीजिए मैं ही गई, ठीक है, या फिर आप अपने आप को रख लीजिए, आप गए यहाँ पर, आप क्या होंगे, इंफॉर्मेंट। जो आप इंफॉर्मेशन देने वाले को क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्मेंट कह रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है उसे क्या कहेंगे हम, इंटरव्यूअर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पार्टी ही लिखी हुई है। इंटरव्यूअर वो पर्सन होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, और इन्फॉर्मेंट वो पर्सन होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन देने वाले। क्लियर पॉइंट? चलिए यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ें लिखी हुई है। मुझे इतना मज़ा नहीं आता थ्योरी पढ़ने में, तो इसलिए मैं तुम्हें भी डायरेक्ट बता रही हूँ। अब इंटरव्यू के हम सीधा टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप देखते हैं, टाइप क्या क्या दी हुई है आपको। देखिए टाइप के अंदर सबसे पहला टाइप आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है श्रुति से मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है कि श्रुति आप ये बताइए कि आपका पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं मन लग रहा, कैसे लग रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कितना सिलेबस हो चुका है, ये मुझे डायरेक्ट पूछना है। इस पर्सन से मैं मिलूंगी जाकर, श्रुति जो लड़की है, ठीक है, इस पर्सन से मैं स्टूडेंट से मिलूंगी जाकर, और जो भी क्वेश्चन मुझे पूछने हैं मैं डायरेक्ट जाके उससे मिलकर पूछ लूँगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यूअर मैं खुद डायरेक्टली मीट करेगा उस इन्फॉर्मेंट से। इन्फॉर्मेंट यहाँ पे कौन है, श्रुति। कैंडिडेट हमारी कौन है, श्रुति, ठीक है। मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी मुझे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग मैं उससे क्या करूँगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगी। तो इस तरह के इंटरव्यू को मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा, तो उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल क्यों, क्योंकि मैं उससे डायरेक्ट मिलने के लिए गई। समझ पा रहे हैं? वर्ड के अंदर समझिए बच्चे, वर्ड के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। देन उसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, मान लीजिए मुझे श्रुति से ही पूछना था कि श्रुति आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं खुद नहीं गई, मैंने क्या किया, बीच में एक इंटरमीडिएटरी पर्सन को अपॉइंट किया। मैंने इनसे कहा कि जाओ श्रुति से पूछ के आओ कि आपकी क्लास में टीचर्स रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है नहीं हो चुका। मतलब जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने डायरेक्ट, मैं खुद नहीं गई, बल्कि मैंने क्या किया, एक बीच में इंटरमीडिएटरी को यूज़ किया। तो जब मैं इंटरमीडिएटरी को यूज़ कर रही हूँ तो नॉर्मल सी बात है, इनडायरेक्ट है, पर्सनल तो हो ही नहीं सकता, तो इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर हमारा हो गया है। तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो पर्सन इंक्लूड हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी। क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी। तो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी मीन्स इंटरमीडिएटरीज हु हेल्प इन अ डाटा कलेक्शन। आपको डाटा कलेक्ट करने में, जो भी हमें श्रुति से डाटा कलेक्ट करना है
उनसे कलेक्ट करने में हमारी हेल्प कौन करेगा? ये बीच का जो थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है। एक इंटरव्यू ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म समझते हैं जो कि वेल प्लान मैनर से हो, वेल प्लान मैनर से हो। प्लान मैनर का मतलब क्या है कि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड आपके लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं क्या करूंगी, श्रुति से पूछ लूंगी, राइट। जैसे मोस्टली क्या होता है, आप जैसे कि जो अगर मुझे किसी पर्सन को हायर करना है, मैं हमेशा क्या करती हूँ, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रखती हूँ। स्ट्रक्चर इंटरव्यू रखने का मतलब क्या है कि जिस चीज़ों की जो टीचर्स के अंदर क्वालिटी मुझे चाहिए, मैंने उनको लिस्ट अप कर लिया है, ठीक है। मैंने उनको लिस्ट में राइट डाउन कर लिया। अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फाइन। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं है, अगर वो इच्छा है उसकी सीखने की, तो मैं उसको सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या हुआ, जब आपका प्री डिफाइन क्या होते हैं, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और लॉजिकली फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम उसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू कहते हैं। जैसे कि हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉपर प्रिस्क्राइब है। जैसे कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो क्या आपको छुट्टी लेनी है, ठीक है। मान लीजिए श्रुति को ही छुट्टी लेनी है, श्रुति को छुट्टी लेनी है, वो डायरेक्ट भी कह सकती है मैं कल नहीं आने वाली मैम, है ना, बोल सकती है ना। परंतु उसे क्या करना पड़ रहा है, लेटर लिखना पड़ रहा है, टू द प्रिंसिपल मैम, ऐसे 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 पूरा नीचे ऑब्लिक सब काम कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या है, प्रॉपर पैटर्न इसने फॉलो किया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड लेटर है, क्योंकि आपको एक ऑथराइज्ड पर्सन के साथ करनी है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी इसी तरह की से होता है, जैसे कि हम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, लॉजिकली होता है, फॉर्मेट में होता है, इसे हम फॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम हम याद रखना, एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, अगर जिनका एग्जाम एमसीक्यू के अंदर कंडक्ट होता है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात की जाए तो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जो किसके ऊपर बेस करता है, डायरेक्ट बेस करता है जी आपके इन्फॉर्मेंट के ऊपर। जो इंटरव्यू दे रहा है वो मेरा इन्फॉर्मेंट कौन है इस एग्जांपल के अंदर, श्रुति है। जैसे ही श्रुति ने फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर दिया, उस फर्स्ट क्वेश्चन में से मैं कुछ एक ऐसे वर्ड्स ढूंढ लूंगी जिसके ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाने वाली हूँ। फिर इसके ऊपर वो आंसर करेगी, फिर इनमें से कोई वर्ड होंगे जो मैं फिर इसमें से सिलेक्ट करके इस पे फिर कोई। कहने का मतलब इंटरव्यूअर के क्वेश्चन पूछने के बाद जब इन्फॉर्मेंट आंसर देता है तो उन्हीं आंसर में से एक नया क्वेश्चन बन जाता है। इस केस में थोड़ा क्या होता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है। जो आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो आपको वो डाटा एज इट इज़ नहीं मिल पाता, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है, इसे हम इनफॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम आपका याद रखना। देखो मैं लॉजिक से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इतनी सारी बुक्स पढ़नी होती है। अब मेरे पास जो बुक है ये MA इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास जो अभी मैंने जितनी बुक दिखाई वो सभी बुक्स हैं। अब देखो इतनी मोटी बुक पढ़नी है आपको, रट्टा मारोगे, याद करो, कितना याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए कह रही हूँ जो भी आप याद कर रहे हो उसको अच्छे से समझो कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। ठीक है जी, इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू के मेरिट डिमेरिट आप इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है आपका क्वेश्चनरी एंड शेड्यूलिंग। क्वेश्चनरी एंड शेड्यूलिंग क्या होता है? अब देखो मुझे आपसे कुछ पूछना था, ठीक है, मुझे आपसे क्या करना था, पूछना था। मान लीजिए एग्जाम्पल सेम रखने वाली हूँ अभी, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, श्रुति से हमने इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके पास जाकर मैं क्या करूँ, इंटरव्यू लूँ, या फिर मैं उसको बुलाऊँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने तैयार किए, और वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली किससे मैच करते हैं, आपके मेन पर्पस पर। जो आपका मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, वो सीधा डायरेक्ट उससे डिनोट करते हैं। जैसे कि अब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ तो मैं बच्चों से पूछूंगी, क्या बच्चों आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, यस या नो। और क्वेश्चनरी के अंदर हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। क्लोज एंडेड का क्वेश्चन मतलब कि टू द पॉइंट,
क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, यस या नो। इसमें वाई को आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते कि ऐसा क्यों, आपको पसंद क्यों नहीं आ रही, मैं कभी ये नहीं पूछूंगी क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि क्या आपके जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स की जो सर्विस है, क्या आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आप उसके ऊपर आंसर दोगे, ठीक है जी। क्या आपको 1 घंटे से जो प्लस की क्लासेस है, जैसे कि मैंने मैराथन ली हुई है 9 घंटे की, मैराथन ली हुई है 11 घंटे की, क्या आपको वो पसंद आई या नहीं आई, या वैसे नॉर्मल जो लेक्चर होते हैं जो पूरे पूरे चैप्टर करवाने होते हैं वो हमेशा 1-1.5 घंटे के होते हैं, तो क्या आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वो आप बताना है। जो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, क्या आपको वो उसकी सर्विस सही लग रही है, नहीं लग रही, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड की जा रही है, क्या उसकी सर्विस आपको सही लग रही है, नहीं लग रही, तो क्या है, मैं क्या कर रही हूँ अपने, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या जानना है कि जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैं ऑनलाइन सर्विस पढ़ा रही हूँ बच्चों को, वो बच्चों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही, उसके रिगार्डिंग मुझे डाटा कलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है। और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को तैयार करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहला है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कितने किए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं। वैसे नॉर्मली 10 से 15 क्वेश्चन होना ठीक है, परंतु अगर 50 से 100 क्वेश्चन आप लेकर चल रहे हो तो आंसर करने वाला ही पता नहीं, श्रुति तो बेचारी बेहोश हो जाएगी मेरे को लग रहा है ना। तो क्या है कि आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए वो कम होने चाहिए, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप लिख रहे हो, जो उनकी लेंथ है, क्वेश्चन की लेंथ है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई है। अब मैंने सीधा डायरेक्ट पूछे नोट्स कैसे लग रहे हैं, क्लासेस कैसी लग रही है, जो आपको 1 घंटे से ऊपर की क्लासेस है वो कैसी लग रही है, मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा है, घुमा फिरा के नहीं पूछ रही। तो हमेशा जो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आपका शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको ये बातें ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट क्या है जो आपको बातें ध्यान रखनी है, थर्ड पॉइंट ये है कि क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के साथ आपका रिलेट करने चाहिए। ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हो, आंसर कोई कुछ और दिया जा रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली, लॉजिकली आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। पर्सनल पे जैसे कि एज, ठीक है, लिविंग प्लेस, कहाँ आप रहते हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि बच्चे आप कहाँ रहते हो, बच्चे आपकी उम्र कितनी है, आप कितना कमा लेते हो, आपकी कौन सी क्लास है, ऐसे कोई मैंने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा। तो यही है, पर्सनल क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चनरी के अंदर 6 पॉइंट है जिनका आप ध्यान रखोगे कि अट्रैक्ट प्रेजेंटेशंस करोगे, मतलब कि जो आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करी है ना, उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से होनी चाहिए कि क्वेश्चन आंसर देने वाले का मन करे। इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करना है, अट्रैक्टिव बनाना है अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस चेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, क्वेश्चनर बनाने वाले के लिए, दैट मीन्स जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आपको मेरी क्लासेस 1.5 घंटे की पसंद आती है, ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर आपको मेरी 1 घंटे प्लस की जितनी भी क्लासेस होती है अगर आपको पसंद आती है तो आप या तो यस करोगे या नो करोगे, राइट। मान लीजिए बच्चे ने कर दिया यस, श्रुति ने कहा यस मैम, तो नॉर्मल सी बात है उसको मेरी क्लासेस भी पसंद आती होगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कहीं ना कहीं से रिलेट हो रहा है, तो क्रॉस चेकिंग इसलिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को, पहले तो ये बातें ध्यान रखनी है, अगर आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू अगर आप सेंड करते हो तो उसे मेल क्वेश्चनरी कहेंगे, ठीक है। क्योंकि मेल क्वेश्चनरी डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर रिसोर्सेज है तो आप मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप मार्केट में जाइए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनरी समझ में आ गया। अब क्वेश्चनरी के अंदर आपको ये देखो, ये जो मैंने भी बताए हैं इनके अंदर ही आपकी मेरिट्स डीमेरिट्स आते हैं कि आप इनमें, मान लीजिए आपके एरिया के अंदर, आपके पंजाब एरिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
आप पूरे पंजाब का सर्वे कर सकते हो, आप पूरे पंजाब से क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार किए और सभी आंसर भी देंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन को क्या कर सकती है, कवर कर सकती है, और ये चीपेस्ट सोर्सेज भी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर करती है। सेकंड क्या है, चीपेस्ट मोड है। नेक्स्ट इसको आप अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं ना तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा लाइन खींच गई है, आप इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स यही कह रहे हैं, ठीक है। सस्ता साधन है, लेस टाइम कंज्यूम होता है इसके अंदर, ठीक है, और आपका मोर इन्फॉर्मेशन इज कलेक्ट थ्रू द वेरियस क्वेश्चंस, एक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है इन सभी क्वेश्चंस की हेल्प से। लार्ज सैंपल कलेक्शन होता है, मैंने अभी बताया लार्ज सैंपल कलेक्ट आप कर सकते हो। परंतु इसके अंदर ना एक डीमेरिट्स पता है क्या है, अगर मान लीजिए आपका जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला एजुकेटेड ही ना हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपने मेल के साथ ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी, क्या आप उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं, वापस आप उसको लेके आ सकते हैं अगर एक बार डिस्पैच कर दी तो आपने? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर दूसरी डिमेरिट्स ये है, अगर पहला डिमेरिट्स क्या है कि आप पहली तो कि जो रिस्पोंडेंट है वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपने मेल के साथ सेंड कर दिया तो अगर उसके अंदर मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकते डिस्पैच करने के बाद, ठीक है। और तीसरा मेन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, कई बार रिस्पोंडेंट जो होता है, एक सेकेंड कहाँ गया, रिस्पोंडेंट जो होता है वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता, इंटरेस्टेड नहीं है। उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो यही इसकी डीमेरिट्स है कि रिलायबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। इट इज़ यूजफुल व्हेन द रिस्पोंडेंट इज एजुकेटेड, रिस्पोंडेंट्स क्या हैं आपके, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वंस द क्वेश्चनरी इज डिस्पैच, अगर एक बार आपने क्वेश्चनरी को डिस्पैच कर दिया, भेज दिया मेल के थ्रू, तो आप उसको कांट बी अल्टर्ड, उसको अल्टर नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर। और इसी कमी, ये जो कमी है, ये लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमने कौन सा मेथड निकाल लिया, शेड्यूल का। जो भी पर्सन इलिटरेट है, जो भी पर्सन पढ़े लिखे नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, शेड्यूलिंग मेथड अपने अडॉप्ट किया। शेड्यूलिंग मेथड में क्या होता है, ये पर्सन है रिसर्चर, ठीक है, ये इन्फॉर्मेंट है मिस्टर वाई, आपने क्या कर दिया, बीच में एक इंटरमीडिएटरी पर्सन को अपॉइंट कर दिया जिसको हम क्या कहेंगे, एन्यूमरेटर। ये क्या करेगा, इसने इसको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करी, इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को इसको पढ़कर बताएगा, जो भी ये इन्फॉर्मेशन उसको देगा वो उसको राइट डाउन करता रहेगा। बस फर्क इतना है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर भी तैयार होते हैं, परंतु इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो आपने ऊपर डिमेरिट्स पढ़ी कि एक बार डिस्पैच करने के बाद और इसके इलिटरेट जो पर्सन होंगे, इसके रिगार्डिंग आपके सोल्यूशन किसने दिया, शेड्यूलिंग मेथड ने दिया, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये वहाँ पर हेल्पफुल होता है। दिस मेथड इज हेल्पफुल इन केस ऑफ द इन्फॉर्मेंट आर द इलिटरेट, जब इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट क्या होता है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द नॉन रिस्पॉन्स, अगर कोई ऐसा भी हो सकता है जिनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिल चुके हैं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा भाई, समझ पा रहे हैं, तो उसको रिस्पॉन्स उसी टाइम देना पड़ेगा जब वो पर्सन आ रहा है, इन्यूमरेटर जो आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सटेंसिव स्टडीज हो सकती है, ऑब्टेन द मोर रिलायबल डाटा हो सकता है, क्योंकि आप खुद जाकर जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, प्राइमरी फॉर्म में वो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आपके प्राइमरी डाटा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपको समझ में आ जाएगा कि आप डायरेक्ट जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप उसके पास, इन सिचुएशन के पास जा रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये मैंने तब समझाया था जब ये कोविड-19 आया हुआ था, उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, शादियाँ नहीं हो रही थी, है ना, शादियाँ हो रही थी तो केवल 4 से 5 व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उस शादी के वही जाएंगे, एक तो दूल्हा, एक दुल्हन, एक दूल्हे के मम्मी पापा, दुल्हन के मम्मी पापा, बस ये 4-5 बंदे, ज़्यादा को अलाउड ही नहीं था। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा, लोगों, जैसे कि हमारे घर खुद शादी थी, 23 की शादी थी शायद, वो 22 को हमने कंडक्ट की थी, जिस दिन पहला लॉकडाउन था। तो क्या था कि जो
पुलिस ऑफिसर्स थे, जो भी जिनकी भी ड्यूटी लगाई हुई थी इसके दौरान, उन्होंने खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए। वो इन्वेस्टिगेशन चला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग शादियों के अंदर धूम मचा रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, जागरण भी नहीं हो रहे थे, है ना। तो क्या किया, पर्सनली आप क्या कर रहे थे, आप खुद गए उस प्लेस के ऊपर और वहां पर जाने के बाद आपने इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू द कोरस्पोंडेंट का मतलब क्या है, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। कोरस्पोंडेंट का मतलब होता है कि आप किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं। ये मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया हुआ है, कोई बात नहीं, हम आप फिर दोबारा से करेंगे। देखिए, कोरस्पोंडेंट का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि आज तक जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, उन्होंने क्या किया, आज तक वालों ने इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर क्या कर दिया, अपनी अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी और इन ब्रांचेस के अंदर क्या किया, अपने अपने ऑफिस सेटअप कर दिए। जैसे कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पुणे के अंदर, पंजाब के अंदर, जैसे भी जिस भी एरिया, मान लीजिए पंजाब के अंदर घटना घटित हो गई है, हरियाणा के अंदर घटना घटित हो गई है, पुणे के अंदर हो गई है, दिल्ली के अंदर हो गई है, तो वहां की इंफॉर्मेशन मेन हेड तक पहुंचा देंगे ये नोडल एजेंसीज, ये एजेंट्स। तो यही बात है इंफॉर्मेशन थ्रू द कोरस्पोंडेंट, जो बीच की इंटरमीडिएटरी है, जो आपने अपॉइंट की हैं एज अ एजेंट और कोरस्पोंडेंट, इनके द्वारा आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, ये मोस्टली ये जो सोर्स है, ये जो तरीका है, कौन यूज करता है, ये जो तरीका है आपके गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं, टेलीविजन न्यूज़ चैनल वाले यूज करते हैं, न्यूज़पेपर जो डेली बेसिस पे हर एक तरह की हर स्टेट की न्यूज़ देते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि आपने मोस्ट ऑफ देखा होगा कि पूरे भारत का आज हम दिखाने वाले हैं ये न्यूज़, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। पर पूरे भारत की एक जगह कैसी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, इन नोडल एजेंसी, इन कोरस्पोंडेंट की वजह से। ठीक है, ये जो मेथड है हर मोस्ट ऑफ वाइड एरिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए लेके आया जाता है, क्योंकि यहाँ से आप देखो पूरा भारत ही हमने कवर कर दिया। आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी आपने क्या है, एजेंट्स हैं। ठीक है, उनके हेल्प से हमें फॉरेन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सभी पॉइंट्स समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये देखो मेल क्वेश्चनर, ये भी मैंने आपको समझाया, मैरिट्स आपको समझ में आ गई, शेड्यूलिंग का समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी पॉइंट्स हो गया, सेकेंडरी सोर्सेज भी हो गए हैं। एडिटिंग ऑफ ए डाटा हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, जब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, क्योंकि किसी की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 है, किसी की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 है, और उसी के अंदर आपको टैबुलेशन का पॉइंट समझ में आएगा एडिटिंग वाले पॉइंट्स में, कि डाटा के जो भी आपके एरर्स होते हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ, जिनकी बुक के अंदर ये है तो मैं भी बता देती हूँ, जो भी आपके बुक डाटा के अंदर एरर होते हैं, मिस्टेक होती हैं, उनको आप क्या करते हो, रिमूव करते हो। रिमूव करके उस डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि आप वो क्या है, एक्यूरेट डाटा है, उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है, एरर फ्री डाटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये जो एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ जो भी सिस्टम चल रहा है हमारा, वो आपको पसंद आ रहा होगा। और हाँ, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि क्या आपको मेरी क्लासेस रियलिटी में पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी पसंद आ रही है, परसेंटेज भी आप बता सकते हैं। डोंट वरी, क्योंकि अगर आप अब फीडबैक दोगे, देखो बच्चे, तो फीडबैक देखो दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वो आपके लिए, मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे आप कैसा ही करो, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो मैं क्या होंगी, मोटिवेट होंगी। नॉर्मल सी बात है, मैं और अच्छे से और अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर नेगेटिव हो कि मैम आपने एग्जाम्पल अच्छे से नहीं दिया, मैम आप आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ भी मतलब XYZ रीज़न है जो आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसके अंदर इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरा कहीं ना कहीं हर जगह 100% देने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपकी एजुकेशन में किसी भी तरह का हर्डल ना आए। समझ पा रहे हैं? सो हमारा उद्देश्य ही यही है कि इस कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर आपको स्टडी
पॉइंट पर आपको सारा का सारा सिलेबस करवाया जाए, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर चैनल पर आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाए जाएं, क्योंकि हमने अभी ये स्कीम सर्विस स्टार्ट की है कि आपको क्वेश्चन पेपर पर हर तरह के क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो बीए क्लासेस के हैं, बीएससी है, बीकॉम है, ठीक है, और इसी के मास्टर्स डिग्री जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए। हाँ, बस ये है कि थोड़ा कॉमर्स स्ट्रीम के ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे मेरे पास शेयर कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर। और साथ ही साथ एमसीए क्लासेस के भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, बीसीए क्लासेस के भी क्वेश्चन पेपर है। ये सभी क्वेश्चन पेपर वो भी रिसेंट 2021, 2022, 2023 के ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो आज की वीडियो है और बाकी जो प्रीवियस ये वीडियो जा चुकी है और आने वाली वीडियो सभी पसंद आएगी।